हेलो बच्चों, वेलकम टू क्यूरोस पाठशाला। आज हम लोग क्लास 9 की फिजिक्स देखेंगे और हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, आगे टॉपिक्स उसके देखेंगे। ठीक, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्लास 9 में हमारे पास जो फिजिक्स है, क्लास 9 की फिजिक्स में हमारे पास है जो चैप्टर्स। पहला है मोशन, फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा मोशन। तो पहला है फिजिक्स में हमारा मोशन, दूसरा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और तीसरा चैप्टर हमारा है वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। फोर्थ है हमारा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। फिफ्थ है हमारा ग्रेविटेशन के बाद फ्लोटेशन, और हमारा जो लास्ट है वो है साउंड। हमारे पास टोटल ये 6 चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन से। अच्छा, इन सब चैप्टर्स के अलावा एक और मैं चैप्टर जोड़ूंगा जो कि 9, 10, 11, 12 सबके लिए कॉमन होगा, और 9th के लिए वो एकदम स्टार्ट का होगा। तो अभी से जानना ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इस चीज में कि अगर आपने कोई चीज, मैंने मान लो आपने कुछ लिखा, मतलब आपने कोई मेजरमेंट किया, ठीक है, और कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो आप यूनिट जो लगाते हो उसमें प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, या मीटर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो ये आप किस तरीके से फाइंड करोगे, या आपको रटना नहीं पड़ेगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं। तो रटने की जगह इसको समझ लेना ज्यादा बेटर है, जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। अगर प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जाओ तो कम से कम आप सॉल्यूशन लिखने के बाद, कई बार ये होता है कि बच्चे लास्ट में यूनिट लिखना ही छोड़ देते हैं, तो ये उनसे गलतियां ना हो, इस वजह से मैं उस चैप्टर को कवर करूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा आगे बाद में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन से। ठीक है, तो आइए मोशन देखते हैं। मोशन जो चैप्टर है, ठीक, तो मोशन की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है, या तो वो दो चीज में है, या तो वो मोशन में है, या तो वो रेस्ट स्टेट में है। दो स्टेट में मिलेंगी आपको। ठीक है, किस स्टेट में मिलेंगी? या तो मोशन में मिलेगी, या तो रेस्ट में मिलेगी। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं रेस्ट की। ठीक है, चैप्टर का नाम मोशन है, लेकिन हम पहले बात कर रहे हैं रेस्ट की, कि व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट क्या होता है, व्हाट इज रेस्ट। अब आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, या आपके सामने आपका घर होगा, ठीक, या आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक है, किसी टेबल पे रखी है, बुक रखी है, कुछ भी हो सकता है वो। तो अब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट बोली जाएगी रेस्ट में। किसमें बोली जाएगी? रेस्ट में। तो इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time or its surrounding, then body is said to be in rest. क्या बोला जाएगा? if an object doesn't change its position with respect to time or its surrounding, then body is said to be in rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में नहीं चेंज करता है तो बॉडी रेस्ट में कही जाएगी। जैसे कि ये बोर्ड टाइम बदल रहा है, लेकिन ये अपनी पोजीशन पे है, कहीं भाग तो गया नहीं। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब उसी की तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट हम बात करें मोशन की, तो मोशन में क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to time or its surrounding, then body is said to be in motion. मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज करता है
तो बॉडी मोशन में कही जाएगी। जैसे कि मैं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इधर उधर मूव कर रहा हूं, कभी इधर गया कभी इधर गया, ठीक है। आपके पास आपके सामने रखी हुई है घड़ी, ठीक है, घड़ी में क्या हो रहा है, घड़ी की सुई मूव कर रही है, लेकिन पूरी की पूरी घड़ी अगर देखा जाए तो वो रेस्ट में है, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल की तरह पे देखा जाए तो आपके सामने लोग चल रहे हैं, अगर कोई मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, सिंपल, आप मूव करना छोड़ो, अगर कोई पोजीशन चेंज कर रहा है तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा। कई बार लोग डिफिनेशन में बता देते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पूछता है जैसे कि मोशन क्या होता है, तो बच्चे ये बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। अरे भाई, मूव क्या है, मूव करने का मतलब क्या है? तो मूव करने में आपको यह बताना है, या मोशन में आपको बताना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो बॉडी मोशन में है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to time or its surrounding, बस इतना लिख रहा हूं। देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ये आप अपने से कहानी आगे जोड़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया रेस्ट और ये हो गया मोशन, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और अब इसी के आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पे जो मोशन है, मोशन के अलग, मतलब मोशन के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्ट और मोशन के साथ साथ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अच्छा, राइटिंग अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रही होगी मेरी, तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं क्या कर दूंगा कि कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा और कोशिश करूं अच्छा लिखने का, ठीक है, मतलब क्लियर लिखने का। वैसे तो मुझको लग रहा है कि ये भी क्लियर ही है और आप समझ भी जाओगे, बट अगर नहीं लगता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं और अच्छा लिखने का कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आए। घसीटी राइटिंग थोड़ी सी मुझको लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है समझ जाओगे आप, बट अगर नहीं समझते तो आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या, पहले इस चीज को समझ लेते हैं, फिर मैं डिफिनेशन लिख दूंगा यहाँ पे। अब आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को जिस जगह से, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या कर रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो, मोशन करते हुए देख रहे होते हो, उसका क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, तो आप अपने घर में बैठे हो और घर की बालकनी में हो। अब घर की बालकनी से आप, तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देख रहे हो, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अपने से आप दूसरे को कंपेयर कर रहे हो या मेजर कर रहे हो कि उसकी पोजीशन कहां है, वो कहां जा रहा है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे मान लो कि आप रोड पे खड़े हो, ठीक है, रोड के कॉर्नर पे खड़े हो, रोड पर बीच में नहीं खड़े हो, किनारे पे खड़े हो कहीं, और वहां से कोई टैक्सी निकल रही है, उसके अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन है, तो आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो? मूव करते हुए देख रहे हो। तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं पहले, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट और कोऑर्डिनेट सिस्टम, एन ऑब्जेक्ट और कोऑर्डिनेट system against which we measure and compare the position of
another object, an object or coordinate system, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक, अगेंस्ट विच, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, वी मेजर एंड कंपेयर, हम क्या करेंगे, दो अलग अलग हम क्या करेंगे, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर या मेजर करेंगे, उसे ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इस बात को मैं एग्जांपल समझाना चाहूंगा। मान लो कि आप एक रोड है और कॉर्नर पे खड़े हो, ठीक, एक टैक्सी जा रही है, टैक्सी के अंदर कोई पर्सन बैठा है, आप रोड पे खड़े हो, तो आप जहां खड़े हो वो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्या है वो, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। जहां पे वो बंदा है, जो पर्सन है टैक्सी के अंदर है, वो टैक्सी उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब वहां से वो मेरी पोजीशन को कंपेयर कर रहा है अपने लिए, मैं अपनी पोजीशन को उससे कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अलग अलग हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसी को, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगले कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोल रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस जगह से हम कंपेयर कर रहे हैं, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई बात। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हो गया हो तो लिख देना कमेंट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन की टाइप्स कितने हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, तो पहला है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है हमारा रोटेटरी मोशन, तीसरा है वाइब्रेटरी मोशन। तीन हमारे मोशन हैं हमारे पास टाइप्स में। हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, तो पहले हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन देखते चलते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे रोटेटरी की और वाइब्रेटरी मोशन की। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जा रहा हो, कहां जा रहा हो, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। अब ट्रांसलेटरी मोशन में कोई ऑब्जेक्ट या तो स्ट्रेट पाथ पे जाएगा या तो कर्व पाथ पे जाएगा, ठीक है। यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहा हो, स्ट्रेट लाइन में या कर्व पाथ में, स्ट्रेट लाइन पे या कर्व पाथ पर, तो वो मोशन क्या बोली जाएगी, ट्रांसलेटरी मोशन बोला जाएगा उसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, बहुत सिंपल सा है, इसकी डिफिनेशन वगैरह मैं लिखने के मूड में हूं नहीं, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ और अ कर्व पाथ, देन बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन, इसको लिख लेना, मैंने बोल दिया है। अब दूसरा आता है रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो रफ कर देता हूं इसको मैं, क्योंकि जगह की कमी है थोड़ी सी, बोर्ड मेरा छोटा है और मैं बड़ा बड़ा लिख भी रहा हूं, तो जिससे आपको दिक्कत है, ठीक है। तो रोटेटरी मोशन, अब ये क्या है भाई, रोटेटरी मोशन क्या है, the position of the body describes concentric circles about the axis of rotation, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं रोटेटरी मोशन की। क्या है रोटेटरी मोशन, द पोजीशन ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन,
ठीक है, रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल के तौर पर अर्थ का रोटेशन। ठीक, अर्थ क्या कर रही है, अपनी ही एक्सिस पे चारों तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। मान लो वैसे अपनी एक्सिस के चारों तरफ जब घूमता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन, जैसे कि लट्टू का घूमना। ठीक है, अपनी एक्सिस पे घूमते रहना। ठीक है, तो उसको बोलते थे आपने कोई चीज ली, कोई सिक्का लिया, उसको ऐसे घुमा दिया, सिक्का लिया, कुछ ऑब्जेक्ट लिया, उसको आपने घुमा दिया ऐसे करके, तो वो जो अपनी एक्सिस के अलोंग जब चारों तरफ घूमता रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। मतलब क्या है, द पोजीशन ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अर्थ का रोटेशन, अर्थ रोटेशन एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोटेटरी मोशन। तीसरा है वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कोई पार्टिकल, ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल क्या करे, अपनी पोजीशन के बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करता रहे, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो वाइब्रेटरी मोशन में लिख रहा हूं, पार्टिकल ऑसिलेट्स back and forth around a fixed point। ठीक है, मतलब सिंपल सा है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन, फिक्स पोजीशन के बैक एंड फोर्थ मूव करता रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम होता है। ठीक है, अब पेंडुलम क्या करता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, अपनी फिक्स पॉइंट क्या है, सेंटर उसका। ठीक है, अब उसके इधर फिर इधर जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक, तो ये हो गया वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इन सब के बाद हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम लोग देखेंगे डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के पहले मैं सोच रहा हूं आपको बता दूं, या तो इसको मैं जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है उसमें बताऊंगा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। अभी हल्का से यहाँ बता दूंगा, जब मैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा। बल्कि आपके सिलेबस में ये चैप्टर है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ाना जरूरी है आपके लिए। और वो क्यों जरूरी है, जब मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग डायरेक्टली देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है क्या। ठीक है, और दोनों के बीच में डायरेक्टली कंपैरिजन कर देते हैं। डिस्टेंस और एक तरफ मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट, मान लो आप घर से निकल रहे हो, ठीक है, और आपको पॉइंट ए से बी पे जाना है। ठीक, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हो। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने में आप जो एक्चुअल पाथ कवर करोगे, एक्चुअल पाथ लेंथ है ना, उसको ही हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे आप एक सीधे जा सकते हो, ठीक, पहला पॉइंट, आप ऐसे भी जा सकते हो घूम घूम के। ठीक है, अगर आपके पास तीसरा कोई रास्ता है उस जगह जाने का तो आप उससे जा सकते हो। ठीक है, जैसे भी जा सकते हो। तो एक हमारा पाथ ये है, ठीक है, सी से होके, एक डी से होकर के और एक ई से होकर के, ऐसे ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो। तो एक्चुअल में जो आप पाथ लेंथ कवर करोगे उसे ही बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। तो अगर हम लोग बोले कि व्हाट इज डिस्टेंस, तो एक्चुअल कवर्ड पाथ लेंथ क्या होगा, एक्चुअल, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, एक्चुअल कवर्ड पाथ या एक्चुअल कवर्ड पाथ लेंथ। ठीक, इसमें क्या है, इस वाले में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे तो जाना है, बट द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी।
क्या होगी? ए से बी पर जाने पर, हम अगर ए से बी पॉइंट पे जा रहे हैं तो यहां से यहां जाने में जो डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा वो क्या होगा? एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे छोटा जो दूरी होगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हो जाएगी हमारी क्या? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन भी बोल सकते हो, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन पूरा बोल सकते हो। दूसरा, अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस होता है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसी क्वांटिटी होती है डिस्टेंस, तो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी को क्या होती है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अगर ये पाथ चल रहा है, मतलब इस पाथ पे गए तो आपने 2 मीटर चला, तो जो ये 2 है ये उसका मैग्नीट्यूड है। आपने 2 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, ये वाली डिस्टेंस से, मान लो आप गए डी वाले पाथ को चूज किया तो 4 किलोमीटर चला, इससे गए तो 6 किलोमीटर चला, तो जो आपने ये किया, कवर किया, ये इसका मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड समझ गए? ठीक। अब डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन फिक्स है? तो मैं यहां पे देखो जब जा रहा हूं इधर तो चलो ठीक है फिक्स है, लेकिन क्या यहां पे फिक्स है? नहीं। इधर फिक्स है डायरेक्शन? नहीं। कि कभी इधर गए, कभी इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, अलग अलग डायरेक्शन में जा करके आप यहाँ पॉइंट बी पे पहुंच रहे हो, तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो ऐसी कोई चीज जिसमें डायरेक्शन नहीं होती उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी दिया हो, उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब जैसे कि यहां से ए से बी पे जा रहे हो तो मैग्नीट्यूड आपका मान लो कि 2 किलोमीटर है ये। ठीक है, 2 किलोमीटर है, और 2 किलोमीटर मैग्नीट्यूड क्या है? 2 किलोमीटर। किलोमीटर तो हमारा क्वांटिटी है, यूनिट है। ठीक है, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर में हम लोग बता रहे हैं इसका क्या? मैग्नीट्यूड। ठीक। डायरेक्शन भी हमारा फिक्स है कि ए टू बी फिक्स है, ए से बी इधर एक स्ट्रेट लाइन में हम जब एक फिक्स पॉइंट तरफ के जा रहे हैं तो हमारे पास डायरेक्शन हमारे पास फिक्स है, तो हमको बोलेंगे उसको क्या? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव और जीरो होगा। क्या होगा? या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, बट ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये शॉर्ट फॉर्म है पॉजिटिव निगेटिव लिखने का, आप लिख सकते हो। अच्छा, मैंने पहले W.R.T लिखा था मोशन जब बता रहा था, तो विद रिस्पेक्ट टू, इसको ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब क्या है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ आप कि ये WRT क्या लिखा है। ठीक है, तो डिस्टेंस मैंने बता दिया, डिस्प्लेसमेंट बता दिया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कैसे? ये पॉजिटिव या तो जीरो कैसे? मान लो कि आप इस वाले को पहले लेते हैं, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, ए से बी पे गए, ए से बी पे गए। ठीक है, ठीक है, तो आप यहां पे हो और यहां से यहां गए,
तो डिस्टेंस हमारी कुछ ना कुछ तो होगी, पॉजिटिव में होगी। अब अगर आप यहां से वापस आ रहे हो, एक पॉइंट सी भी ले लेता हूं मैं, तो पहले तो आप पॉजिटिव 2 किलोमीटर गए, ठीक है, एक्चुअल पाथ कवर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। अब जब हम यहां गए, यहां से वापस आए, तो 2 किलोमीटर और कवर कर लिया मैंने, कितना हो गया 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर यहां पे 2 किलोमीटर और चला गया मैं, तो कितना हो गया टोटल कितना हो गया 6 किलोमीटर। तो ये हमने 6 किलोमीटर कवर किया। एक्चुअल कवर्ड पाथ होता है डिस्टेंस। अगर डिफिनेशन के हिसाब से जाएं तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल कवर्ड पाथ, टोटल कवर्ड पाथ। तो टोटल 2 to 4 to 6 किलोमीटर। लेकिन वहीं हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो मान लो कि एक ए पॉइंट है, यहां पे नहीं, यहां पे लेते हैं ए पॉइंट, और ये हम लोग लिए बी पॉइंट, और एक पॉइंट लिया मैंने सी, ठीक है। अब यहां पे क्या है, शॉर्टेस्ट, क्या लिखा मैंने, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये हमारा इनिशियल, ये फाइनल, ठीक है। उसके बाद कोई और सी पॉइंट हमने ले लिया, ठीक। अब ए से बी पे गए 2 किलोमीटर, ठीक। बी से ए पे वापस आ गए। पहले तो हमारा पॉजिटिव मैंने देख लिया कि ये पॉजिटिव 2 किलोमीटर था, ठीक। हम अगर बी से वापस यहां पे आते हैं तो हमारी एक्चुअल अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, बताओ जरा, कितनी हो गई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमारी इनिशियल, अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए, हम जब यहां आ गए तो हमारी इनिशियल पोजीशन भी यही, फाइनल पोजीशन भी, हम यहां से गए थे, यहां वापस आ गए, इनिशियल फाइनल। अब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, पाथ लेंथ कितना है, 0। इसके बीच कोई भी डिस्प्लेसमेंट या कोई भी लेंथ नहीं है, तो लेंथ इसकी क्या है, 0। तो ये चलो हम लोग मान लिया 0। अब हम इधर पॉजिटिव गए थे, इधर जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो हम अब इससे और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभी पॉजिटिव 2 किलोमीटर थे, अब निगेटिव में 2 किलोमीटर होंगे। समझ में आई बात? तो ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और 0, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अगर मजा आ रहा हो, ठीक है।